बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। आप एनडीटीवी के रियल एस्टेट कॉन्क्लेव में हमारे साथ हैं। मेरे साथ अब जो खास मेहमान है, मैं चाहूँगा ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, इस वक्त नोएडा के सांसद हैं। बहुत बहुत स्वागत है महेश शर्मा जी आपका एनडीटीवी के इस मंच पर। क्योंकि हम रियलिटी सेक्टर पर बात कर रहे हैं और नोएडा जो है बहुत ही तेज़ी से उभरता हुआ, क्योंकि मैं खुद नोएडा में रहता हूँ, आप हमारे खुद के सांसद आप ही हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, अभी हम कुछ देर पहले एक सेशन यहाँ पे हुआ, मैं आपसे थोड़े टफ सवाल से शुरू करता हूँ। आपको तो टफ सवाल लेने में आनंद भी आता है। यहाँ पे एक सेशन हुआ, उसमें पूछा गया नोएडा और गुरुग्राम किसको कौन बेहतर है, तो सबके अपने अपने पिच थे। तो उसमें एक बात ये की गई, आज भी जो बड़े कॉरपोरेट्स हैं उनको गुरुग्राम पसंद आता है, वो गुरुग्राम में इस्टेब्लिश होना चाहते हैं, वो उनको ज़्यादा फिजिबल लगता है। आप नोएडा के सांसद हैं, आपको क्या लगता है ऐसी क्या चीज़ें हैं नोएडा में और करने वाली जो आपको करनी चाहिए या करेंगे, सो दैट बड़े मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गुरुग्राम से कुछ छीन लिया जाए, पर मैं कह रहा हूँ कि गुरुग्राम में जो जिस किसी का हेडक्वार्टर है उसका एक दफ्तर नोएडा में भी खुल जाए, वो सब नोएडा तक पहुँचे। उसके लिए क्या करने वाले हैं? देखिए, हम सब उस भारत माँ के हिस्से हैं, गुड़गांव हो, नोएडा हो या और कोई देश का हिस्सा हो। मैं नोएडा में पिछले 42 साल से रह रहा हूँ और वहाँ का सबसे बड़ा गवाह हूँ, चश्मदीद गवाह हूँ उस विकास की यात्रा का। एक रेजिडेंट के नाते, एक पेशे से डॉक्टर के नाते, और फिर विधायक के नाते, फिर सांसद के नाते, और फिर मंत्री के नाते, वो सारे रूप मैंने देखे हैं। और गुड़गांव के साथ और थोड़ा सा आगे चले जाए तो मेरा राजस्थान में मेरा घर है। गुड़गांव एक बढ़ता हुआ शहर है, बना, लेकिन उसकी बाउंड्री सीमित हो गई। गुड़गांव जिस रूप में बसा था, पानी की कमी है, लोग वहां चले गए, विकास हो गया, विकास के बाद मल्टी स्टोरीज, मल्टी नेशनल कंपनियां और ये सब पहुंच गई। उसके पीछे एक रूट कॉज था कि एयरपोर्ट साथ में था। उस एयरपोर्ट की वजह से गुड़गांव बढ़ता चला गया और दिल्ली एनसीआर का सबसे इंपॉर्टेंट शहर बन गया वो। तीसरी बहुत अच्छी स्थिति वहाँ थी, कानून व्यवस्था भी गुड़गांव की ठीक रही। यूपी में 20 साल पहले स्थिति यही थी। पिछले अगर 10 वर्षों का देखें बदलाव, जो नोएडा में बदलाव आया है, एनसीआर का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है नोएडा, गौतम बुद्ध नगर। बाउंड्री नहीं है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, न्यू नोएडा, फिर यमुना, आगरा तक चले जाइए, और टप्पल तक तो हम, अलीगढ़ टप्पल तक तो हम पहुंच ही गए हैं। फिर दूसरा हमारा क्षेत्र दोआबा कहलाता है, गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र है। आज गुड़गांव के पास पानी की कमी है। अगर अगले 10 साल में, 5 साल में पानी की प्लानिंग नहीं करी गई तो गुड़गांव को दिक्कत आएगी। आज हमारे पास पानी है। आज उत्तर प्रदेश में पिछले जो 10 वर्षों में परिवर्तन आया है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक माहौल चाहिए होता है, एक एटमॉस्फेयर चाहिए, एक प्रीरिक्विजिट चाहिए। वो मोहर नोएडा पर नहीं थी। इससे पहले नोएडा एक बेतरतीब शहर, नो आइडिया कहते थे लोग इसको। फिर कानून व्यवस्था के नाम पर आपने और हमने दोनों ने देखा वहाँ की स्थिति। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर भी, सच पूछो तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर 10 साल पहले बनाया था वो अभी चरमराता नजर आ रहा है। अगर सरकार ने ये प्लानिंग ना की होती तो आज गुड़गांव के मुकाबले हम नोएडा कहीं ना खड़े हो पाते। मेरठ एक्सप्रेसवे 3 घंटे का रास्ता था मेरठ जाने का, आज हम 40 मिनट में मेरठ जाते हैं। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर से लेकर ईस्टर्न पेरिफेरल और दिल्ली लखनऊ कॉरिडोर, तीनों जुड़कर पूरे देश के सारे कॉरिडोरों का हब बन गया है आज नोएडा। और सोने में सुहागे की जो चोट, जिसका हिस्सा मुझे भी बनने का मौका मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया, जेवर एयरपोर्ट, विश्व के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की श्रेणी में एक जब अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वहाँ आ गया है। और उस एयरपोर्ट को हम, किसी भी एयरपोर्ट को कंप्लीट एयरपोर्ट जब कहते हैं जब उसमें 3 सुविधाएं हों। पहला, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जनता के लिए, दूसरा कार्गो, माल ढोने के लिए, तीसरा हब, रिपेयर हब, एमआरओ जिसे हम कहते हैं। ये अपने आप में दिल्ली से 2.5 गुना,
बम्बई से 3-3.5 गुना बड़ा एयरपोर्ट, देश का तो सबसे बड़ा, एशिया में भी 6 नंबर का, विश्व में 6 नंबर का, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन गया है। बिजली की ज़रूरत पड़ेगी। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां 27 लाख वोट हैं, 1206 गांव हैं और 482 हाई राइज सोसाइटियां हैं। उन हाई राइज सोसाइटियों की ज़रूरतें 24 घंटे बिजली चाहिए। एक डेवलपिंग शहर है तो पोल्यूशन से बचाने के लिए भी चाहिए। आज जितनी ग्रीनरी नोएडा गौतम बुद्ध नगर में है, उसके बावजूद भी आप कहोगे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स आज भी 150 है। मैं समझता हूँ ये चिंता एक डॉक्टर होने के नाते, लेकिन फिर भी आज नोएडा ने एक अपर निश पा लिया है ओवर गुड़गांवा, बिकॉज ऑफ एयरपोर्ट, बिकॉज ऑफ पावर। वी हैव नाउ ए कंप्लीट पावर सप्लाई बैंक विद अस। 12,000 करोड़ की लागत से मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही THDC द्वारा पावर प्लांट 1320 मेगावाट का, जो नोएडा की लगभग जरूरत को पूरा कर लेगा। आपने दो चीज़ें बार बार एम्फेसाइज कर रहे हैं आप, बिगर इंफ्रास्ट्रक्चर में एयरपोर्ट और बिजली। कितना वक्त और लगेगा? अगर मैं आज से बात करूं, हम सितंबर 2023 में बात कर रहे हैं, आप कितना वक्त और लेंगे नोएडा के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते कि आपको कहना ना पड़े, दुनिया कहे कि हाँ अब नोएडा आगे निकल गया है गुरुग्राम से? देखिए, नोएडा आज भी गुड़गांवा से आगे निकल चुका है। लोगों को चॉइस, लोग यहाँ की कानून व्यवस्था से डरते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर की लिमिटेशन से डरते थे। अब नोएडा मेट्रो से भी कनेक्टेड है, जेवर एयरपोर्ट तक मेट्रो जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी गई नहीं, जाएगी। हाँ, मतलब ग्रेटर नोएडा तक चली गई है। तो जब तक एयरपोर्ट बनकर तैयार होगा, उसके साथ साथ एयरपोर्ट का कब उड़ा देंगे? एयरपोर्ट जनवरी में ट्रायल रन की, इसी जनवरी 2024 में ट्रायल रन होगा और सितंबर 2024 तक एयरपोर्ट की पूरी जनवरी 2024 में जब एरोप्लेन लैंड करेगा, उड़ेगा, ट्रायल करेगा, तो निशाने पे दरअसल मार्च होगा जब चुनाव है लोकसभा का, और हो सकता है कि आप खुद प्रत्याशी हो। तो ये उसके लिए ड्राई रन किया जा रहा है। देखिए, चुनाव इस देश में आते रहते हैं और हमारी पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, संगठन की पार्टी है। उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता कि कब चुनाव आए, कब चले गए। आपने देखा होगा हमारा नेता ही इतना मजबूत प्रेरणा देते हैं, हमारे दोनों बड़े नेता अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, उन सब को देख के हमें खुद को शर्म आती है कि वो जब जनता के लिए इतना काम भी करते हैं, चुनाव के प्रचार में भी रहते हैं। मैं कल ही मध्य प्रदेश के चुनाव से वापस आया हूँ, उससे 3 महीने पहले त्रिपुरा में था मैं। तो वहाँ इन दोनों नेताओं को देखकर और देश भर के नेताओं को देखकर तो हमें खुद को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी डेमोक्रेसी के लिए वास्तव में एक बनी हुई पार्टी है, जो परिवारवाद से ऊपर उठकर सिर्फ और सिर्फ देश के लिए काम करते हैं। मैं आज के मुद्दे पे लौटता हूँ, राजनीति पे बात नहीं करना, मुझे कहा गया है रियल स्टेट कॉन्क्लेव है। अब ये बताइए, अभी भी नोएडा में ऐसे बहुत से लोग हैं, इनफैक्ट सुबह से जब से हम यहाँ कॉन्क्लेव कर रहे हैं, ऐसे कई लोग से मैं मिल चुका हूँ जो अभी तक उनको फ्लैट्स नहीं मिले हैं। पैसा दे चुके हैं, पूरा का पूरा पैसा जा चुका है, लेकिन किराए के मकान में रह रहे हैं, तो किराया भी देना पड़ रहा है, बैंक का लोन भी चल रहा है। मेरा ये कहना है, ऐसे लोगों की संख्या नोएडा में अच्छी खासी है। हिंदुस्तान में अगर कहीं है तो मैक्सिमम लोग, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपके ही इलाके में है। उनको कैसे संतुष्ट करेंगे? आपके लिए तो बड़ा एक चुनौती भी तो है ये। सुमित जी, ये दर्द, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा हूँ, मैं इस दर्द को समझ सकता हूँ कि कुछ लोगों ने मकान, फ्लैट मिल गए या मिले ही नहीं, 10-10 साल ऊपर ओवरड्यू हो गए। और मैंने ये सवाल पार्लियामेंट में भी उठाया था और मुझे खुशी है, अभिषेक भाई बैठे हैं यहाँ और ताकि लोग यहाँ बैठे हैं जो इस दर्द को समझते हैं। एक मध्यम वर्गीय परिवार एक तरफ वो मकान की किश्त भी दे रहा है और दूसरी तरफ बैंक का ब्याज भी दे रहा है, किराया भी दे रहा है। ये दर्द है। और मकान में पोजीशन है लेकिन रजिस्ट्री के कागज़ नहीं है, वो उस कागज़ को कहीं यूज़ नहीं कर सकता, बेच नहीं सकता, मॉर्गेज नहीं कर सकता। ये दर्द वहाँ का बहुत बड़ी दर्द, और ज़्यादातर लोग ये मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं। इनका दर्द, इस दर्द को भी हमारी सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है। रेरा की स्थापना कर उसके माध्यम से बहुत कुछ समस्याओं का समाधान किया है। अभी भी आपको भी शायद ज्ञात है कि अमिताभ कांत दास जी ने एक कमेटी के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को एक पत्र लिखा है कि जिन के प्लॉटों के में पोजीशन आ चुका है, आखिरकार उसने पूरा पैसा दे दिया है,
गलती बिल्डर की हो सकती है, गलती नोएडा प्रशासन की हो सकती है, बायर की कोई गलती नहीं, क्योंकि वो अपने पूरे पैसे दे चुका है। उसकी रजिस्ट्री की जाए। बिल्डर से अगर कोई पैसा वसूलना है तो उसको बाकी जो भी उसके स्रोत हैं, जो भी उसकी प्रॉपर्टीज हैं, उसको वसूलिए। बिल्डर के साथ साथ बायर को क्यों परेशान किया जा रहा है? अगर कोई देनदारी अथॉरिटी की है, नोएडा प्रशासन की है, और सच पूछो तो ये उस वक्त ये रिपोर्ट अमिताभ कांत जी की दी हुई मेरे ख्याल से 3-4 हफ्ते हो चुके हैं। जी हाँ, सितंबर के फर्स्ट वीक की बात है। बिल्कुल। तो इस पे कब हम, इतनी अच्छी चीजें हैं, कब हम इस पे कुछ नहीं, मुझे पूरा विश्वास है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी अभी आए थे, आईडीसी मनोज सिंह जी अभी आए थे। हम लोगों ने उन लोगों से भी ये चर्चा की है कि अब इसको जल्द से जल्द जमीन पर उतारा जाए। और अब ये दर्द जिनका दिया हुआ है, उस दर्द का कारण आप भी जानते हैं। 10% प्लॉट की कीमत लेकर पोजीशन दे दिया गया, 90% उस प्लॉट की कीमत अथॉरिटी को, नोएडा प्रशासन को, बिल्डर को देनी है, जो उसने दी नहीं है। अब उसकी सजा बायर को क्यों? बायर को तो नहीं मिलनी चाहिए। और मुझे खुशी है कि जब 3 महीने पहले ये क्वेश्चन ने उठाया तो भारत सरकार एक्शन में भी आई। अमिताभ कांत जी की उस कमेटी ने लिखा, और रेरा के माध्यम से भी मुख्यमंत्री जी का भी सीधा आदेश है कि जल्द से जल्द अधिकतम लोगों को पोजीशन दिए जाए, उनकी रजिस्ट्रियां की जाए, और पूरे में नहीं तो पार्शियल रूप में ये किया जाए कार्य। और मुझे पूरा विश्वास है बहुत जल्द ही इस पर इफेक्टिवली लागू होगा। डॉक्टर महेश शर्मा हमारे साथ हैं। अगर कोई सवाल पूछना चाहता हो तो माइक उनके पास पहुंच जाएगा। आप लोग सवाल तैयार करिए, तब तक मैं एक सवाल और पूछ लेता हूं। देख लो कौन सवाल पूछना चाहता है। जो कोई हैंड रेज कर दीजिएगा किसी को सवाल पूछना हो। डॉक्टर साहब, तब तक मैं एक सवाल और पूछता हूँ, और मैं ये थोड़ा सा रियलिटी के साथ जुड़े हुए सेक्टर पे आ रहा हूँ, और मैं वो ट्रैफिक पे आ रहा हूँ। नोएडा में ट्रैफिक एक नई समस्या बन गई है, और आप तो शायद आपके आगे पीछे तो एस्कॉर्ट चलता होगा, आपको तो दिक्कत होती नहीं है, लेकिन आम हिंदुस्तानी और आम नोएडा वासी जो है वो परेशान हो जाता है। खास करके शाम के टाइम, आप 6 बजे के बाद अगर आपको नोएडा में एंटर करके महेश शर्मा से मिलने कैलाश अस्पताल जाना है, या अपने किसी जो आदमी पेशेंट है उससे मिलने जाना है, तो आप 6 के 6:30 नहीं पहुँच सकते हैं। आपको 7, 7:30 बजता ही बजता है, जबकि मुश्किल से 3-4 किलोमीटर का डिस्टेंस है। वो ट्रेवल करने में आपको आधा पौना घंटा लग रहा है। उस ट्रैफिक की वजह से आपको लगता नहीं कि अब आप इतना डेवलपमेंट कर रहे हैं, आप एयरपोर्ट भी ले आएंगे, आप सब ले आएंगे, पर व्यवस्था तो इसको भी ठीक करना होगा ना? देखिए, यह हमारी सरकारों की, उत्तर प्रदेश दिल्ली सरकार की प्लानिंग का हिस्सा है कि आप ITO से चलेंगे जेवर एयरपोर्ट तक एक भी रेड लाइट नहीं, मेरठ से चलेंगे एक भी रेड लाइट नहीं, मथुरा से चलेंगे एक भी रेड लाइट नहीं। अब उस रेड लाइट के साथ जो पिछले जख्मों दिए हैं, उनका दर्द हम जो महसूस कर रहे हैं, लेकिन उसका इलाज निकल गया है। मैं वही कह रहा हूं कि अगले 6 महीने में जहां से आप DND से एंटर करते हैं, जो चिल्ला रेगुलेटर से जो रोड 5.5 किलोमीटर का जो एलिवेटेड रोड है, उसका लगभग 30% काम पूरा हो चुका है, और बाकी काम लगभग 10 महीने से 12 महीने में पूरा हो जाएगा। तो ये समस्या जो एंट्री का ट्रैफिक ब्लॉक है उसकी खत्म हो जाएगी, उसके बाद भी समस्या बचेगी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में ये समस्या अभी भी है। बिल्कुल। और इसका दर्द का कारण भी कि वो बेतरतीब प्लानिंग के लोगों को पहले 20 मंजिल सैंक्शन हुई, फिर उन्होंने उठा के FAR बढ़वा लिया, उसको 40 मंजिल। उसके नीचे की जो रोड थी वो 30 मीटर की रोड थी, अब वो 30 मीटर की रोड को तो 60 मीटर आप कर नहीं सकते हैं। अब उसके ऊपर फिर एक एलिवेटेड रोड बनाएंगे। तो एलिवेटेड रोड बनाया, सिग्नेचर ब्रिज हमारा परथला ब्रिज बन गया, लेकिन वो ब्रिज जाके आगे किसान चौक पे अटक गया। किसान चौक पे एलिवेटेड बना देंगे तो फिर वो कहीं आगे अटकेगा। लेकिन फिर भी आप देखिए, सरकार ने मेट्रो का जाल बिछाया है, सरकार ने एलिवेटेड रोड्स कितने कंप्लीट किए हैं हमारी सरकार। आपको आगे सोचना होगा, और आगे सोचना समय होगा। मतलब समय के आगे सोचना होगा कि भाई अगले 2 साल में इतना होने वाला है, हमको 5 साल की तैयारी करनी है। मैंने तो 40 साल इस शहर में गुजार दिए, मेरी चिंता भी अगले और 5 साल की है कि अभी शहर में 4 लाख फ्लैट खाली पड़े। 4 लाख फ्लैट का मतलब अगले 2, 4, 5 साल में 4 लाख गाड़ियां आएंगी, 4 लाख परिवार आएंगे, 15 लाख लोग आएंगे। उनकी प्लानिंग को करते हुए ये शहर फ्यूचर का शहर है, और जिस स्पीड से यहाँ की ग्रोथ, इकोनॉमिकल ग्रोथ हो रही है, नोएडा अपनी जरूरतों को पूरी कर लेगा। सवाल ले लेते हैं, मेरे पास एक शख्स है जी। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद अदा करूंगा कि आप लोगों ने मेरठ एक्सप्रेसवे बनवाया, जो कभी उम्मीद नहीं थी कि NH-24 चौड़ी भी हो सकती है। दिल्ली से बासठ तक आने में घंटों लगते थे, अभी वो मिनटों का सफ़र बन गया है। अभी आपने परथला चौक का नाम लिया, बड़ा अच्छा लगा सर। ये पहले से पता था कि यहाँ पुल बनेगी तो आगे जाम जाएगी। हमारे बच्चों का
ना ध्यान रखें, हम लोगों को भी जाम मुक्त करा दिया जाए, अगले जनरेशन तक तो बन ही जाएगी। और जो नोएडा मेट्रो सेक्टर 52 पे आकर अटक गई है, वो एक्सटेंशन तक कब तक आएगी? हम लोग इस चीज़ के लिए बहुत ही इच्छुक हैं कि जल्द से जल्द आ जाए। और एक और रिक्वेस्ट है कि इसको डीएमआरसी के थ्रू लाया जाए, जो बेहतर काम करेगी, कम से कम स्टेशन को मिलाकर तो चलेगी, अलग अलग तो नहीं बनाएगी। देखिए, आपने बहुत ज़रूरी बात कही है कि जब तक मेट्रो का जाल इस एरिया में, क्योंकि उसमें मैंने बताया ना कि रोड को 30 मीटर से 40 मीटर नहीं कर पाएंगे आप, एलिवेटेड बनाएं या मेट्रो कनेक्टिविटी बनाएं। और मेट्रो कनेक्टिविटी के बाद भी अगला सवाल मुझे मालूम है आप में से ही कहीं उठने वाला है कि सिटी ट्रांसपोर्ट के नाम पर अभी वहाँ नहीं है कुछ भी। सिटी ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिंग बस सर्विस और ये सब चीज़ों का, सिटी ट्रांसपोर्ट का अभी भी मुख्यमंत्री जी से बात हुई है। मुझे उम्मीद है अगले 3 महीने में वहाँ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में चालू हो जाएगी। वो बसें तैयार हैं। कोरोना से पहले वो शुरू हुई थी, लेकिन वो कोरोना में क्योंकि उनको वर्कलोड नहीं मिला तो वो ठंडे बस्ते में चला गया प्रोजेक्ट। लेकिन सिटी ट्रांसपोर्ट शुरू हो जाएगा। मेट्रो के लिए, कनेक्टिविटी के लिए हम ही लोगों ने लिखा है कि मेट्रो कनेक्टिविटी सबसे पहले बढ़ाई जाए, इससे पहले कि कोई और भी कार्य शुरू किया जाए। तो मुझे उम्मीद है कि मेट्रो कनेक्टिविटी और सिटी ट्रांसपोर्ट के बाद ये समस्या वहाँ की भी समाधान हो जाएगी। डॉक्टर साहब, एक क्विक सवाल, क्योंकि लास्ट सवाल है मेरा। आपने कहा आप कल भोपाल से लौटे हैं, भोपाल में आपने टिकट बांट दिए हैं और बड़े बड़े नेताओं को आपने चुनाव में उतार दिया है। जो सांसद हैं 7 उनको चुनाव में उतार दिया है। कुछ परेशान भी हैं, उनके वीडियो भी वायरल हो गए हैं। कैलाश जी का, तोमर साहब भी सुनने में परेशान है। ये क्यों किया पार्टी ने? इसका जवाब दे दीजिए बस। देखिए, हमारी पार्टी इलेक्शन का जो मॉडर्न वे ऑफ मैनेजमेंट है, इलेक्शन इज बाय परसेप्शन एंड इलेक्शन इज बाय मैनेजमेंट। परसेप्शन ये है कि मोदी से बड़ा नेता आज विश्व में कोई नहीं है और हम जीतेंगे। मध्य प्रदेश में जितने काम पिछले 15 सालों में हुए हैं, थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी सभी चीज़ों के साथ होती है। जब भी कोई लंबे सफर हो जाता है, हम लोग ये मान के चलते हैं कि हर बार अगर आपने 15-20% नए वोट नहीं जोड़े तो 20% लोग आपसे नाराज होंगे। किसी की शादी में नहीं गए, किसी के बच्चे का एडमिशन नहीं कराया, किसी को नौकरी नहीं लगवाई, तो वो लोग होता है। एक एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है। लेकिन मैं अभी वहाँ खुद रहकर आया हूँ। वहाँ की मध्य प्रदेश सरकार के प्रति और भारत सरकार के प्रति, मोदी जी के प्रति किसी भी तरह की एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। कुछ लोग व्यक्तिगत रूप में हो सकते हैं, जो एमएलए हैं, 3 बार रह लिए, 4 बार रह लिए, उनके प्रति व्यक्तिगत कुछ है, नकारात्मकता का भाव है, जो स्वाभाविक भी है, हम उसे अलग नहीं मानते। रही बात, आप कहेंगे ये 7 लोगों को वहाँ क्यों मौका दिया गया? बड़े सवाल आप मीडिया के लोग ही चलाते थे। ये हटेंगे मुख्यमंत्री, वो आएंगे मुख्यमंत्री, वो आएंगे मुख्यमंत्री। आप 7, 8, 10 नाम, 20 नाम गिनाते थे। तो उन्होंने कहा लो चलो पहले विधायक तो बनो, जब भी तो मुख्यमंत्री बनोगे। तो पहले विधायक बन जाएंगे तो मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे। तो अब आप ये एश्योर कर, पार्टी का नेतृत्व हम सिपाही हैं। इस सिपाही को किस बॉर्डर पे पोस्ट किया जाएगा, हमें अपनी लड़ाई लड़नी, किसी ने नहीं कहा। किसी हमारे सारे वरिष्ठ नेतृत्व ने, कैलाश विजयवर्गीय जी जिनकी बात करें, उन्होंने भी हंसी मजाक में कह दिया भाई मैं बूढ़ा हो गया हूँ चुनाव लड़ते लड़ाते, अब मैं, तो वो उनका एक हंसी मजाक वाला आपने एक मुझे मौका और दे दिया, एंटी इनकम्बेंसी की बात की। तो क्या मैं ये मानूं कि शिवराज सिंह चौहान साहब को टिकट नहीं मिलने वाला है? बड़ी चर्चा है कि मुख्यमंत्री पद के लिए, क्योंकि पीएम खुद चुनाव, क्योंकि चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है। ना तो मैं इस काबिल हूँ, ना मेरा ये विषय है। और ये नेतृत्व तो हमारी पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड है। अगर सही डेमोक्रेसी है तो हमारी पार्टी में है भाई। आपने भी देखा होगा पार्लियामेंट्री बोर्ड के 15 लोग बैठकर टिकट तय करते हैं, किसको कहाँ से चुनाव लड़ाना है, कब लड़ाना है, नहीं लड़ाना है। ये तो फौज का कमांडेंट तय करता है ना कि किस बॉर्डर पे हम लड़ाई लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, कौन फौज भेजेंगे, क्या आर्मामेंट्स भेजेंगे। तो ये फौज की टीम हमारे लड़ेगी। चलिए, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप जुड़े हमारे साथ। नोएडा के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा हमारे साथ थे। जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच, आपने समय निकाला, हमारे पास आए। धन्यवाद।